नमस्कार दोस्तों। आज की ये भयानक कहानी है माया की छाया। एक छोटे से गांव की वो डरावनी घटना जहां एक जिंदा दफनाई गई विधवा की आत्मा 70 साल बाद अपने बेटे को वापस बुलाती है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपी सच्चाई, बार बार बदलते ट्विस्ट और अंत में वो चौंगक जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और हॉरर कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला आइकन दबा दो ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, छाया नाम का एक छोटा सा गांव जहां हरी भरी खेतों के बीच एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ की जड़ें सिर्फ जमीन नहीं, गांव वालों की आत्माओं को भी चूस रही हैं। 70 साल पहले इसी पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक युवा विधवा माया को जिंदा दफन कर दिया था। आरोप था कि वो डायन है जो रातों को बच्चों का खून पीती है और गांव में बीमारियां फैलाती है। माया चीख चीख कर कहती रही, मैं निर्दोष हूं, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात पूरे गांव ने मिलकर उसे दफना दिया और पेड़ की जड़ों के नीचे दबा दिया। उसके बाद से हर अमावस्या की रात को पेड़ के नीचे से रोने और पुकारने की आवाजें आती थीं। मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा वापस दो। अब बात करते हैं राहुल की। राहुल एक 28 साल का युवा लेखक था जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर शांत जगह पर अपनी नई हॉरर किताब लिखने आया था। उसने छाया गांव में पुरानी हवेली का एक कमरा किराए पर ले लिया। गांव वाले उसे देखते ही अजीब नजरों से घूरते थे। बुजुर्ग रामलाल काका ने पहली मुलाकात में ही चेतावनी दी, बेटा, यहां रात को बाहर मत निकलना, खासकर उस बरगद वाले पेड़ के पास कभी मत जाना, वो जगह शापित है। राहुल ने हंसकर टाल दिया। उसे लगा गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। पहली रात तो सब शांत रहा, लेकिन दूसरी रात ठीक 12:15 बजे राहुल को नींद में किसी की मीठी लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी, राहुल बेटा, आजा मेरे पास। वो चौंक कर उठ बैठा। आवाज हवा में घुली हुई लग रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात में बरगद का पेड़ और भी भयानक लग रहा था। उसकी छाया जमीन पर एक औरत की साड़ी वाली शक्ल बना रही थी जो धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही थी। राहुल ने सोचा शायद उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसने साफ देखा। पेड़ की एक मोटी जड़ हिल रही थी, जैसे कोई उसके नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह गांव वाले उसके पास आए और पूछने लगे, रात को कुछ सुना क्या बेटा? राहुल ने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह डर चुका था। शाम होते होते जब वो अपनी किताब पर लिख रहा था तो अचानक उसके नोटबुक के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लाल रंग से लिखा था, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मां हूं। राहुल ने किताब फेंक दी और कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही सारा गांव अजीब लगने लगा। रास्ते घूम घूमकर उसी बरगद के पेड़ पर खत्म हो रहे थे, जैसे पूरा गांव एक जादुई घेरा बन गया हो। तीसरी रात और भी भयानक थी। राहुल ने दरवाजा बंद किया, लेकिन खिड़की से एक लंबी काली छाया अंदर घुस आई। छाया धीरे धीरे माया की शक्ल लेने लगी। लंबी उलझी हुई चोटी, फटी हुई लाल साड़ी और खून से सनी आंखें। माया बोली, बेटा, 70 साल हो गए मुझे इस अंधेरे में सड़ते हुए। तू आया है तो अब मुझे आजाद कर दे। राहुल चीखा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूं? माया हंसी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज गई। क्योंकि तू मेरे पेट में था जब इन लोगों ने मुझे जिंदा गाड़ दिया। तेरी पहली चीख उन्होंने कभी नहीं सुनी। राहुल भागकर गांव के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी पेड़ पर खत्म हो जाता था। तभी पहला बड़ा ट्विस्ट आया। रामलाल काका और गांव के दूसरे लोग अचानक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रामलाल काका बोला, राहुल, हमने तुझे बचाने के लिए शहर भेज दिया था। तेरी मां सच में डायन थी। वो हर अमावस्या को बच्चों का खून चूसती थी। हमने उसे मारा ताकि गांव बचे। लेकिन
तू उसका बीज है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वो चीखा, झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसी पल उसे बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। एक औरत जो उसे रात को खून से सनी लोरी गाती थी, सो जा बेटा, माँ तेरे लिए खून लाएगी। राहुल ने महसूस किया कि उसकी अपनी परछाई अब अलग हिल रही है। उसकी छाया पेड़ की तरफ खिंच रही थी। दूसरा ट्विस्ट तब आया जब राहुल ने देखा कि गांव के सारे बच्चे पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी तरफ देख रहे थे और एक साथ बोले, चाचा, माया दीदी अब अकेली नहीं है, अब हम सब उसकी संतान हैं। राहुल समझ गया कि माया सिर्फ उसकी मां नहीं बल्कि पूरे गांव को अपने कब्जे में ले चुकी है। गांव वाले उसकी आत्मा के गुलाम बन चुके थे। राहुल ने आखिरी कोशिश की। वो पेड़ के पास गया और चीख कर बोला, मां, अगर तू सच में मेरी मां है तो मुझे छोड़ दे, मैं तुझे आजाद करता हूं। माया की आवाज अब राहुल के अंदर से आने लगी, बेटा, आजादी क्या होती है? मैं तो बस तुझे अपने पास रखना चाहती हूं। हम दोनों मिलकर इस गांव को हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। अचानक राहुल की आंखें सफेद हो गईं। उसकी छाया अलग होकर पेड़ की जड़ों में समा गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद के पेड़ की दो नई जड़ें निकली थीं, एक माया जैसी और दूसरी राहुल जैसी। अब हर रात दो आवाजें आती हैं, मां और बेटे की। वो गांव वालों को पुकारते हैं, आ जाओ, हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। लेकिन असली ट्विस्ट अंत में था। असल में राहुल कभी शहर से नहीं आया था। वो तो 70 साल से पेड़ के नीचे दबा हुआ था। गांव वालों ने माया को मारा था, लेकिन राहुल खुद माया की शक्ति से पैदा हुआ था। वो बार बार जन्म लेता था, शहर जाता था, फिर मां की पुकार सुनकर वापस आ जाता था। हर 25 से 30 साल में ये चक्र दोहराता था। इस बार भी वही हुआ। दोस्तों, अब बताओ, क्या राहुल सच में माया का बेटा था, या वो खुद एक नया रूप था माया का? या फिर पूरा गांव ही एक भयानक इल्यूजन था? क्या आप इस गांव में रात गुजारने की हिम्मत कर सकते हो? एक बार की बात है, छाया नाम के छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के ठीक बीच में पीपल के पेड़ के नीचे बना वो कुआं सदियों पुराना था। लोग कहते थे कि ये कुआं किसी राजा के समय में खोदा गया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा छिपा था जो दिन के उजाले में भी अंधेरा फैलाता था। गांव वाले दिन में तो उससे पानी भरते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो रात को कुएं के पास जाता वो या तो सुबह तक लापता हो जाता या फिर सुबह लौटता तो उसकी आंखें पूरी तरह खाली होती, जैसे उसकी आत्मा कुएं के अंदर उतर गई हो। राहुल फिर से उसी गांव में आया था। शहर की भागदौड़ से थककर वो अपनी नई किताब लिखने के लिए छाया गांव लौटा था। इस बार उसने गांव के बीचों बीच वाली पुरानी हवेली नहीं, बल्कि कुएं के ठीक बगल वाली छोटी सी कुटिया किराए पर ले ली थी। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते और फुसफुसाते, ये पागल हो गया है, कुएं के पास रहने चला गया। बुजुर्ग रामलाल काका ने चेतावनी दी, बेटा, रात को कुएं की तरफ मत देखना भी, उसमें जो कुछ है वो नींद में भी आवाजें देता है। पहली रात सब शांत रही। राहुल अपनी डायरी में लिख रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई गहरी सांस कुएं से ऊपर आ रही है। वो बाहर निकला। चांदनी में कुएं का मुंह काला और गहरा लग रहा था। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट थी, पानी, पानी पी, आजा अंदर। राहुल ने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन जब वो कुएं के किनारे गया तो पानी की सतह पर अपनी परछाई के साथ एक और औरत की परछाई भी दिखी, जो उसके ठीक पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात और डरावनी थी। ठीक 12 बजे राहुल को नींद में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज कुएं से आ रही थी। वो उठा और कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर से एक छोटी सी लड़की की आवाज आई, भैया, मुझे ऊपर निकालो, मैं पानी में डूब रही हूं। राहुल ने लालटेन जलाई और कुएं में झांका। गहरे पानी में एक छोटी सी लड़की तैर रही थी, हाथ बढ़ाए उसे पुकार रही थी। राहुल ने रस्सी लाकर नीचे डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी पानी को छूती, लड़की गायब हो जाती और फिर दूसरी जगह से रोने लगती। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामलाल काका ने बताया, बेटा, वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं है,
100 साल पहले गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। तब गांव के सरपंच ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि कुएं में एक बलि चढ़ानी होगी ताकि पानी कभी सूखे नहीं। उन्होंने गांव की सबसे छोटी बच्ची गंगो को जिंदा कुएं में फेंक दिया। उसके बाद से कुआं कभी सूखा नहीं, लेकिन हर साल एक गांव वाले की जान लेता है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वो हंसा और बोला, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन शाम होते होते उसकी डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। एक पन्ने पर पानी जैसी स्याही से लिखा था, मुझे भूख लगी है, आज तू आएगा। तीसरी रात राहुल सो नहीं पाया। कुएं से अब औरतों, बच्चों और बूढ़ों की मिली-जुली आवाजें आने लगी। आजा, हम सब इंतजार कर रहे हैं, परिवार बन जाएंगे। राहुल ने कानों में रुई ठूंस ली, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगी। आखिरकार वो कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के मुंह पर अब पानी नहीं, बल्कि एक गहरा काला चेहरा दिख रहा था। अनगिनत मुंह और आंखें जो एक साथ खुल बंद हो रही थीं। तभी पहला ट्विस्ट आया। रामलाल काका अचानक पीछे से आए और बोले, राहुल, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो कुआं तेरा ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि तू गंगो का भाई है। 100 साल पहले जब गंगो को बलि चढ़ाया गया था, तू उसके पेट में था। तेरी मां ने तुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि दोनों को ही चढ़ाना होगा। तेरी मां को मारकर तुझे कुएं में फेंका गया था, लेकिन तू मरा नहीं। कुएं ने तुझे अपना बना लिया। तू हर पीढ़ी में जन्म लेता है और वापस कुएं में लौट आता है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वो हंसा और बोला, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन शाम होते होते उसकी डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। एक पन्ने पर पानी जैसी स्याही से लिखा था, मुझे भूख लगी है, आज तू आएगा। तीसरी रात राहुल सो नहीं पाया। कुएं से अब औरतों, बच्चों और बूढ़ों की मिली-जुली आवाजें आने लगी। आजा, हम सब इंतजार कर रहे हैं, परिवार बन जाएंगे। राहुल ने कानों में रुई ठूंस ली, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगी। आखिरकार वो कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के मुंह पर अब पानी नहीं, बल्कि एक गहरा काला चेहरा दिख रहा था। अनगिनत मुंह और आंखें जो एक साथ खुल बंद हो रही थीं। तभी पहला ट्विस्ट आया। रामलाल काका अचानक पीछे से आए और बोले, राहुल, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो कुआं तेरा ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि तू गंगो का भाई है। 100 साल पहले जब गंगो को बलि चढ़ाया गया था, तू उसके पेट में था। तेरी मां ने तुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि दोनों को ही चढ़ाना होगा। तेरी मां को मारकर तुझे कुएं में फेंका गया था, लेकिन तू मरा नहीं। कुएं ने तुझे अपना बना लिया। तू हर पीढ़ी में जन्म लेता है और वापस कुएं में लौट आता है। राहुल स्तब्ध रह गया। अचानक उसे याद आने लगी ठंडे पानी में डूबते हुए हाथ, एक छोटी लड़की जो उसे भैया कहकर पुकार रही थी, और अंधेरे में अनगिनत आवाजें जो उसे गले लगा रही थीं। उसकी छाती में दर्द होने लगा। कुएं से अब गंगो की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, भैया,